Good morning, friends. So we continue with November 2020 RTP advance accounts. So this is RTP November 2020. We continue with the RTP problems. Question number 8 तक हो गया था. We start with question number 9A. That is on banking companies. Let's start. बैंकिंग कंपनी पे है. State with reasons whether the following cash credit accounts are NPA or not. NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जो भी बैंक ने एडवांसेस दिए, कैश क्रेडिट अकाउंट, जो भी कैश क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह दी है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है कि नहीं है, उसमें बात करते हैं. केस 1, केस 2. सैंक्शन लिमिट 60 lakhs and 45 lakhs. Drawing power 56 lakhs, 42 lakhs. Okay. Amount outstanding continuously from 1/1/19 to 31/3/19, 48 lakhs and 30 lakhs. Total interest debited for the above period 3,84,000 and 2,40,000. Total credits for the above period nil and 3,20,000. तो ये सब चीज़ें दी हुई है. इतनी लिमिट सैंक्शन थी, इतना लिमिट विड्रॉ किया उन्होंने, ड्रॉ किया मतलब इतना अलॉट किया है, इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द ईयर एंड. Total interest debited 384 and 240 and the total credits for the above period. फर्स्ट केस में नील क्रेडिट्स है और सेकेंड केस में 3,20,000 का क्रेडिट है. मतलब लेट्स सी, मतलब फर्स्ट केस में कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है बैंक को ऑन द अबव इंटरेस्ट, वेयर सेकेंड केस में 3,20,000 का इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट. दिस इज पर्टिकुलर्स. This is case 1. This is case 2. Let's start. सबसे पहले सैंक्शन लिमिट बहुत ही डिफरेंट टाइप का सम है. Let's see how they have solved. सैंक्शन लिमिट सबसे पहले 60 lakhs यहाँ पे और यहाँ पे 45 lakhs. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग पावर. $56 lakh and 42 lakh. Next is amount outstanding that is from 1/1/19 to 31/3/19. कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? यहाँ पे 48 lakhs, यहाँ पे 30 lakhs. Total interest debited 3,84,000 है यहाँ पे और 2,40,000 है दूसरे में. टोटल क्रेडिट्स दिया हुआ है. यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं है और यहाँ पे 3,20,000 का क्रेडिट है. नेक्स्ट, is credit in the account sufficient to cover the interest debited during the period or amount is not overdue for a continuous period of 9 days. So simple conclusion लिखूंगा मैं. यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं है, so this will be classified as NPA. and यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल है तो दिस विल नॉट बी क्लासिफाइड एज NPA. So this is not an NPA and this is an NPA. That's it. This is the solution of sum number 9A, banking company final accounts. Now let's move to sum number 9B. Let me clear this. 9B करता हूँ इसको. Let me clear this.
Sum number 9b, let's start. The following is an extract from the trial balance of Nobel Bank Limited as on 31st March 2019. Rebate on bill discounted. सबसे पहले rebate का concept है, तो let me discuss what is rebate on bill discounted. सबसे पहले बैंक का मेन काम क्या होता है? बैंक का मेन काम होता है बिल्स परचेस करना, मतलब लोगों के बिल्स लेना और उनको एडवांस पेमेंट करना. बट द अमाउंट ऑफ बिल एंड द एडवांस विच इज गिवन बाय द बैंक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ बिल एंड द एडवांस गिवन बाय द बैंक. दैट जनरली बिल होता है एक, समझो फॉर एग्जांपल द बिल अमाउंट इज 10,000 एंड द एडवांस गिवन बाय द बैंक इज 9,500. तो द डिफरेंस बिटवीन द बिल अमाउंट एंड द एडवांस गिवन इज नथिंग बट द discount charged by the bank. Discount charged by the bank because the bank is paying an advance payment and bank is charging such charges to the customer. So this is nothing but discount on bill discounted. मतलब जो bill discount करते customers बैंक के पास आके just to get an immediate payment, तो बैंक charges some amount which is known as discounting charges. So rebate on bill discount का concept क्या है मैं आपको बता देता हूँ. बैंक की main income होता है bill purchase and discount करना, और bill purchase करके advance pay करना और उस पर discount income अर्न करना. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैंक गिव्स टर्म लोन CCOD, तो उस पर बैंक की इंटरेस्ट इनकम होती है. सो बेसिकली बैंक की दो ही मेन इनकम होती है, एक इंटरेस्ट और एक डिस्काउंट. टू मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द बैंक. नाउ करना क्या है अपने को, हर साल कस्टमर्स बैंक के पास बिल बेच के जाते हैं और एडवांस लेके जाते हैं. तो कैन आई से द साइकिल कीप्स ऑन मूविंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो मैं सिर्फ इतना बताने की ट्राई कर रहा हूं कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ऐसे कई कस्टमर्स होंगे जो बिल बेच के तो जाते हैं, बिल बेच के जाते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट इनकम इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू नहीं होती, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू होती. नहीं समझे तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. सपोज वन कस्टमर कम्स ऑन 1st March 2019. 1st March 2019 एक बिल था 1 लाख रुपए का, बिल बैंक को बेच के गया और 90,000 लेके गया. 10,000 बैंक की डिस्काउंट इनकम है, लेकिन ये बिल कब ड्यू हो रहा है? 30th अप्रैल को. कभी ड्यू हो रहा है? 30th of April को. तो कैन आई से 30 अप्रैल डज नॉट कम टू द फाइनेंशियल ईयर 18-19. 31st March 19 में तो फॉल नहीं होता है. सो कैन आई से दिस इज एन अनएक्सपायर्ड इनकम. मतलब बैंक अभी इस साल में इस इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, बिकॉज एज फॉर द मैचिंग कॉन्सेप्ट योर इनकम शुड मैच विथ योर एक्सपेंसेस ऑफ द करंट पीरियड ओनली. सो करंट पीरियड में आपकी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी है, लेकिन वो 1 लाख रुपए बैंक कब रिकॉग्नाइज करेगा? इन द ईयर 1920. सो कहना से ऐसी साइकिल पूरी रोटेशन में होगी. तो जाहिर सी बात है कि पिछले साल में कोई बिल बेच के गया होगा बैंक को, तो वो पिछले साल में इनकम रिकॉग्नाइज नहीं होगी, लेकिन करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. सो सिंपल वे टू रिमेंबर दिस, प्रीवियस ईयर में कोई कस्टमर बिल बेच के गया, बिल डिस्काउंट करके गया, वो इस साल में इनकम रिकॉग्नाइज करेगा, बिकॉज इट फॉल द इनकम becomes due in the current financial year. So previous year's unexpired discount मतलब डिस्काउंट तो ले लिया है, लेकिन रिकॉग्नाइज कब करेंगे? प्रीवियस ईयर्स अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट इज करंट ईयर्स इनकम. जो मतलब पिछले साल में बिल बेच के गए थे, वो उसको इस साल में बैंक इनकम रिकॉग्नाइज करेगी. वेयरएज करंट ईयर्स अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, अनएक्सपायर्ड मतलब करंट ईयर में कस्टमर बिल तो डिस्काउंट करके, लेकिन वो डिस्काउंट ड्यू कब हो रहा है? इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सो लेट्स मेक अ समरी. प्रीवियस ईयर्स अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट is current year's income, whereas current year's unexpired discount is not current year's income, it is next year's income. So this is the concept. Previous year's unexpired discount is current year's income, whereas current year's unexpired discount is not current year's income, it is next year's income. So इसमें normally लोग लेजर एंट्री, लेजर पूछते हैं तो जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, but basically जर्नल आएगा तो लेजर भी आएगा. So journal entries की बात करें तो there are only 3 entries which needs to be passed. First is recognizing previous year's unexpired discount, recognizing previous year's unexpired discount as current year's income. So what will be the entry? Rebate on bill discounted account debit to interest and discount. क्या entry होगी? Rebate on bill discounted account debit to interest and discount. I will use the word. मतलब previous year का unexpired discount को income recognize किया. Second entry क्या होगी? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. ये किसकी एंट्री होगी? जो करंट ईयर में डिस्काउंट ड्यू तो हो गया, लेकिन करंट ईयर की इनकम नहीं है, सो इट इज नॉट करंट ईयर इनकम, सो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को डेबिट कर दिया टू रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. एंड द थर्ड एंट्री इज सिंस डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. सो सिंपल वे टू रिमेंबर, फर्स्ट एंट्री विल बी रिकॉग्नाइजिंग प्रीवियस इज अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एज करंट ईयर इनकम. द एंट्री वुड बी रीबेट टू डिस्काउंट. सेकेंड एंट्री होगी करंट ईयर का अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट इज नॉट करंट ईयर इनकम, तो सेकेंड एंट्री होगी डिस्काउंट टू रीबेट, एंड द थर्ड एंट्री वुड बी डिस्काउंट टू P&L. So the entries would be in this format. First entry will be rebate to discount, second entry will be discount to rebate, and third entry will be discount to P&L. In this way you will have to follow the
स्टेप्स. वेरी सिंपल. प्रीवियस ईयर की इनकम को रिकॉग्नाइज करो, करंट ईयर की इनकम को डी रिकॉग्नाइज बिकॉज इट इज नॉट ड्यू इन द करंट ईयर, एंड लास्ट एंट्री नॉमिनल अकाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर करने का. नाउ वी कैन डिस्कस. सो फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ नोवेल बैंक लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019. rebate on bill discounted is on 1/4/18. Can I say this is ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, मतलब कहना चाहिए दिस इज प्रीवियस ईयर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट जो करंट ईयर में इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे. डिस्काउंट रिसीव्ड 1,60,572. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच द बैंक हैज रिसीव्ड. एंड एनालिसिस ऑफ बिल डिस्काउंटेड इज एज फॉलोज. 2,90,000 का बिल है जो जिसका ड्यू डेट है 1 जून 2019, मतलब मार्च के बाद ड्यू हो रहा है, इसका ड्यू डेट आ रहा है. तो कहना से द डिस्काउंट ऑन सच बिल्स is not current year's income, it is unexpired discount of the current year. Same way 8,75,000 falls due on 8 June, 5,65,000 falls due on 21st of June, 8,12,000 on 1st of July, and 6,50,000 on 5th of July. Find out the amount of discount to be credited to the P&L account for the year ending 31st March 2019 and pass necessary journal entries. The rate of discount shall be taken 10% per annum. Let's start. सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. डोंट वरी, वी विल प्रिपेयर द जर्नल फॉर्मेट देयर. यहाँ पे जर्नल ऑफ विच बैंक इट इज, नोवेल बैंक. It's Nobel Bank. One second. Yes, Nobel Bank Limited. Nobel Bank Limited. This is journal का format. This is LF. This is date. This will be particulars. Okay, let's start. सबसे पहले we'll calculate rebate on bill discounted. First bill 2,90,000, 1st June को due हो रहा है. So first bill will be 2,90,000 into the rate of discount. What is the rate of discount? 10% into 1st June, मतलब मार्च में 31st मार्च को खत्म होता है, अप्रैल, मई एंड 1st June. So 30 plus 30 days अप्रैल के, 31 days मई के, and 1st day of June. तो 30 plus 31 plus 1, that is 62 days. This is 30 plus 31 plus 1 divided by 365. Let's calculate the discount amount. 2,90,000 into 10% into 62 divided by 365. 4926 करके कुछ आएगा. 4926. सेकेंड बिल पे जा रहा हूँ मैं. 8,75,000 8 जून को है. So this is अप्रैल का 30 plus 31 plus 8 days of June. So 30 plus 31 61 and 8 69 days. 8,75,000 into 10% into 69 divided by 365. This comes to 16,541. Next, third, 5,65,000. 5,65,000 का 21st जून को ड्यू हो रहा है. 5,65,000 का 10%. दिस इज 30 प्लस 31 अप्रैल में, और जून के कितने डेज? 21 डेज. सो दिस कम्स टू 60 20 80 82 डेज. Yes, this comes to 82 days. So 5,65,000 into 10% into 82 divided by 365. 12,693. 12,693. Fourth point, 8,12,000 1st जुलाई को ड्यू हो रहा है.
8,12,000 इंटू 10% इंटू कभी ड्यू हो रहा है, 1 जुलाई को ड्यू हो रहा है. सो अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई. So this is 30 plus 31 plus 30 plus 1. This comes to 92 days. This is 8,12,000 into 10% into 92 divided by 365. To 20,467 हो जाएगा ये. And the fifth bill will be 6,50,000 5th जुलाई को ड्यू हो रहा है. 6,50,000 पे 10% इंटू 365 कर देता हूँ यहाँ पे. 30 अप्रैल के, मई के 31, जून के 30 और 5th जुलाई है ना. Yes, if I'm not wrong, 5th July, yes. So 30 plus 30, 60 plus 30, 90, 95, 196 days के लिए हो रहा है ये ड्यू. So let's do this. 6,50,000 into 10% into 96 divided by 365. This comes to 17,096 rupees. Let's do the totalings. 4926 plus 16,541, okay, plus 12,693 plus 20,467 plus 17,096. So this comes to 71,723. This is the total rebate on bill discounted. मतलब इतना डिस्काउंट receivable है, but the income will not be recognized in the current year because it falls in the next financial year. So let's start now the journal entries. फर्स्ट एंट्री होगी, सारी एंट्रीज 31 मार्च 19 को. इट विल बी रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट. To interest and discount. This is the word which you should use. प्रीवियस ईयर का अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज करना है. प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है 78,566. So this is 78,566. Being previous year's unexpired discount recognized as current year's income. नेक्स्ट जो करंट ईयर में अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, मतलब ये वाला जो नेक्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज करना है, इसकी एंट्री मारेंगे. द एंट्री वुड बी रिवर्स बिकॉज ये साल की इनकम नहीं है, तो विल डेबिट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट. सो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. $71,723. Being current year's unexpired discount, not treated as current year's income. Okay, and the last part, 31,319. नॉमिनल अकाउंट है तो ट्रांसफर करेंगे, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बीइंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ट्रांसफर टू P&L.
लेट्स डू द वर्किंग. 78,566 करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का सॉरी, प्लस टोटल डिस्काउंट रिसीव कितना है 1,60,572. दिस इज द टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस जो करंट ईयर की इनकम नहीं है 71,723. दिस विल डिडक्ट. तो लेट्स कैलकुलेट द फाइनल फिगर्स. 78,566 plus 1,60,572 minus 71,723, 1,67,415. This is 1,67,415. That's it. This is it. Banking company final accounts. इतना हो गया, इतना ही पूछा था. We have completed the sum of banking company final accounts from RTP November 2020. Now let's move for the next problem, that is NBFCs, non-banking financial companies. Question number 10A and 10B, उसमें भी दो parts है. But before that, let me clear this. Question number 10A और 10B दो parts है उसमें NBFC में. चलो क्वेश्चन नंबर 10A and 10B. तो 10A is a pure theory question on NBFC, so we'll read that and we'll try to understand the things. Write short note on earning value of equity share as per NBFC prudential norms, RBI directions. Okay, let's read that. Earning value means the value of an equity share computed by taking the average of the profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extraordinary and non-recurring items for the immediately preceding 3 years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalized at the following rates. सिंपल है. सबसे पहले तो ये अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर, अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला है जो ये लोग ने एक्सप्लेनेशन दिया है. व्हाट इज अर्निंग्स पर शेयर? दैट इज द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. So how we calculate profits available for equity shareholders? We deduct all the expenses, we pay all the taxes. So profit after tax plus we pay the preference dividend also. So basically it is profit after tax less any preference dividend divided by the number of equity shares. You get the earning value of equity shares. And they mentioned that the average of the last 3 years should be considered. And उन्होंने बोला है divided by the number of equity shares of the investee company and capitalized at the following rate. In case of predominantly manufacturing company, it is capitalized at the rate 8%. The earning value is capitalized at the rate 8% in case of manufacturing company. In case of predominantly trading company, at the rate 10%. And in the case of any other company including non-banking financial company, at the rate 12%. So इन सब परसेंटेज के हिसाब से कैपिटलाइज करना चाहिए. Note, if an investee company is a loss-making company, the earning value will be taken at 0. If the investee company is a loss-making company, then the earning value should be considered as 0. Now let's start with the B part of NBFC, that is 10B. मैं यहाँ पे change करता हूँ 10B. There is again an NBFC problem. Let's start with the NBFC part. 10B, calculations of provisions. एक मिनट ऊपर है. While closing its books of accounts on 31st March 2019, NBFC has its advances classified as follows. जैसे बैंकिंग में आप कैसे प्रोविजन क्रिएट करते थे ऑन द assets as standard, substandard, doubtful for 1 year, more than 3 year, 1 to 3 years, more than 3 years, loss assets, वो सब वैसे इसमें भी क्लासिफिकेशन करना है. Substandard assets, secured portion of doubtful assets up to 1 year, 1 to 3 years, more than 3 years, unsecured portion of doubtful debts and loss assets. You are required to calculate the amount of provision which must be made against the above advances as per the NBFC, non-systematically important non-deposit taking company. So you have to create provisions as if it is an NBFC and it is
नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ऐसी वाली एनबीएफसी आपको कंसिडर करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स डिस्कस द प्रोविजंस. मतलब सब स्टैंडर्ड पे 10% होगा, अप टू 1 ईयर पे 20%, 1 to 3 ईयर्स पे 30%, मोर देन 3 ईयर्स पे 50%, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% और लॉस असेट्स पे 100%. सो लेट्स स्टार्ट. We'll write the heading calculation of the amount of provisions. Calculation of the amount of provisions. This will be my heading. Let's start. Now, सबसे पहले this will be my particulars. This will be my amount. This will be my percentage of RDD and the amount of RDD. Let's start. सबसे पहले substandard assets. $2680 lakhs, उस पर 10% होगा. We'll calculate the amount at the last. Next is secured portion of doubtful debt. Secured portion of doubtful debts. This is up to 1 year, 640 है. This is 1 to 3 year, 180 है. More than 3 years, this is 1 to 3 years. मोर देन 3 ईयर्स 60 रुपीज़ है. इसके परसेंटेजेस लिख देते हैं. इसका 20% है. 1 to 3 ईयर्स का 30% है. मोर देन 3 ईयर्स का 50% है. देन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट्स. अनसिक्योर्ड पोर्शंस ऑफ doubtful debts, it's 194. इस पे 100% होगा. एंड लास्ट में लॉस असेट्स. लॉस असेट्स कितना दिया? 96 दिया है. इस पे भी 100% होगा. लेट्स स्टार्ट. 2680 का 10%, दिस इज 268. 640 का 20% मतलब 64, 128 हो जाएगा. 180 का 30% 54 हो जाएगा. 18 3 जा 54 होता है. 60 का 50% 30, 194 और ये हो जाएगा 96. लेट्स डू द टोटलिंग. ये हो जाएगा अपना प्रोविजन का अमाउंट. This is 268 plus 128 plus 54 plus 30 plus 194 plus 96. 770 के प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ेंगे. That's it. This is NBFC question number 10B of RTP November 2020. Now we'll move for question number 11. That is the main most important topic, consolidation. We have 2 sums in that. Question number 11A, that is a pure theoretical part, and question number B, that is a practical solution. Small question they have asked this time. So let's go on consolidation. But before that, let me clear this. This is 11A. Now I will solve consolidation. 11A consolidation. One second. Please read the problem. By the meanwhile, I will also read it. Please read and do the analysis. This is 11
A consolidation. Okay, please read this. Okay, let's start. So question number 11A of the RTP November 2020. Mr. A Limited holds 75% of the equity capital and voting power in B Limited. So can I say A Limited is a holding company and B Limited is a subsidiary company? A Limited purchases inventories costing 150 lakh from B Limited at a price of 200 lakh. अब A Limited ने goods purchase किए, cost price 150 lakhs and the selling price is 200 lakhs. So we will say there is an unrealized profit lying in the stock. If समझो कुछ stock A Limited के पास पड़ा रहेगा as on the year end, then there is an adjustment which has to be made regarding unrealized profit in stock. The entire inventories remain unsold with A Limited at the financial year end, that is 31st March 2019. पूरा का पूरा stock A Limited के पास पड़ा रहा है at the year end. So 100% there is an adjustment which has to be solved regarding unrealized profit in stock. अपने को profit remove करना है 50 lakhs का, but how to remove we'll discuss that. Suggest the accounting treatment for this transaction in the consolidated financial statements of A Limited giving reference of the relevant accounting standard. So they have given some theory that I would like to read. It is given in our RTP solution. I am going to read it from the solution only, and then I will show how we will remove the unrealized profit by solving it on the board. So let's start. As per para provisions of AS 21, intra-group balances मतलब holding subsidiary के बीच में and intra-group transactions are and resulting unrealized profits should be eliminated in full. Yes, we have to remove that. Unrealized losses resulting from intra-group transactions should also be eliminated unless cost cannot be recovered. So unrealized losses भी आपको हटा देने हैं unless and until if the cost is recovered you should not, but unless and until the cost cannot be recovered you need to book the losses also, remove the losses also. Okay, intra-group balances and intra-group transactions including sales, expenses and dividends are eliminated in full. Obviously intra-dividend, intra-group transaction, expense, dividend, mutual dues जिसको बोलते हैं सारा हम लोग सेट ऑफ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं दोनों साइड से. जैसे अपने अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में पढ़ा हुआ म्यूचुअल ओइंग्स, डेटर्स क्रेडिटर्स कॉमन होते हैं, तो हम लोग कैसे करते, सेट ऑफ करते हैं कि नहीं करते? सेम वे. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स सच एज इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड असेट्स आर एलिमिनेटेड इन फुल. अगेन सेम लाइन रिपीट कर रहा है वो. Unrealized losses resulting from intra-group transactions that are deducted in arriving at the carrying amount of assets are also eliminated unless cost cannot be recovered. Same sentence again repeated. So losses also needs to be eliminated unless and until cost cannot be recovered. मतलब अगर आप कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पाओगे तो लॉस एलिमिनेट मत करो, अदरवाइज यू नीड टू एलिमिनेट द लॉसेज ऑल्सो. वन ऑल्सो नीड्स टू सी वेदर द इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन इज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन. दे हैव एक्सप्लेन्ड अहेड. अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन इन विच द सब्सिडरी कंपनी सेल्स गुड्स टू होल्डिंग कंपनी. जो अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं, होल्डिंग नहीं, सब्सिडरी हैज सोल्ड गुड्स टू होल्डिंग कंपनी. सो दिस इज अ केस ऑफ अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन. एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन? व्हेन holding sells goods to subsidiary company. While in the downstream transaction, the holding company is the seller and the subsidiary company is the buyer. That's what I mentioned. In the case of upstream transactions, in the goods are sold by subsidiary to holding company, profit is made by the subsidiary company. Obviously profit किया 50 lakhs का subsidiary company ने, which is ultimately shared by the holding company and the minority shareholders. Yes, ये profit पूरा holding को नहीं होगा, पूरा subsidiary को नहीं होगा. It will be in the ratio 75-25 क्योंकि 75% holding का percentage है and 25% minority का है. In such a transaction, if some goods remain unsold at the balance sheet date, the unrealized profit on such goods should be eliminated from the minority interest as well as from the consolidated profit on the basis of their shareholding, besides deducting the same from the unsold inventory. So what is the accounting treatment? Since it is an upstream transaction, subsidiary has sold goods to holding company, so there is an element of unrealized profit lying in the stock of A Limited. So what will be the accounting treatment? First of all, we'll reduce the stock by the profit element. And the second effect, the profit will be deducted from the holding company's
प्रॉफिट ऑल्सो एंड फ्रॉम द माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑल्सो। होल्डिंग में से 75% रिड्यूस कर देंगे और माइनॉरिटी में से 25% रिड्यूस कर देंगे। लेट्स मूव अहेड। बट इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन द होल प्रॉफिट इज अर्नड बाय द होल्डिंग कंपनी। बट रिवर्स केस देखते हैं कि समझो होल्डिंग ने बेचा होता था ये गुड्स, तो पूरा प्रॉफिट सिर्फ होल्डिंग ही रिवर्स करता है, क्योंकि होल्डिंग के ऊपर कोई नहीं होता है। होल्डिंग इज द अल्टीमेट कंपनी। Therefore, the whole unrealized profit should be adjusted from the unsold inventory and consolidated profit and loss, or only irrespective of the percentage of shares held by the parent company. So, if it was a case of downstream transaction, unrealized profit stock में से तो डिडक्ट होगा ही होगा, लेकिन जो सेकेंड इफेक्ट है, the unrealized profit should be deducted only from the profits of the holding company, because वही ultimately parent company है। Let's move ahead. The case given in the question in this is the case of upstream transaction, because subsidiary has sold goods to holding company. In the consolidated profit and loss account for the year ended 2019, entire transaction of sale and purchase of 200 lakhs each, क्योंकि एक ने खरीदा एक ने बेचा, yes that's totally fine, would be eliminated by reducing both sales and purchases। मतलब sales में से भी reduce करेंगे and purchase, that is cost of sales। Further, the unrealized profit of 50 lakhs, that is 200 lakhs minus 150 lakhs, would be eliminated in the consolidated financial statements for the year and financial year ended 31st March 2019 by reducing the value of closing inventory by 50 lakhs as of 31st March 2019. In the consolidated balance sheet of 31st March 2019, A's limited share of profit। अब देखो मैं आपको ये वर्किंग करके देता हूँ जो एक्सपेंशन दिया उसका। सबसे पहले तो अनरियलाइज्ड profit in stock, basically this is 200 lakhs minus 150 lakhs, that will give me 50 lakhs। straight effects बता देता हूँ, this is less from stock and less from profits, this will be 50 lakhs, but this will be again bifurcated into two things, H and MI। H stands for holding, MI stands for minority subsidiary company, 75%, 25%, this is again 50 lakhs, 50 lakhs का 75%, this is 37.50 lakhs, this is 12.50 lakhs, that's it, this is the treatment which has to be done। इस सब में इतना ही करना था। ये देखो प्रॉफिट, ये स्टॉक में से निकाल दिया, ये प्रॉफिट्स में से निकाला, लेकिन अप टू द शेयर ऑफ होल्डिंग उसमें से निकलेगा एंड अप टू द शेयर ऑफ माइनॉरिटी उसमें से। तो इसकी इफेक्ट्स क्या होगी, दिस विल बी लेस फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑब्वियसली ऑफ होल्डिंग, एंड दिस विल बी लेस फ्रॉम एमआई minority interest, that is basically that's it। This was the sum of consolidation, very simple problem they've asked, that's it। Let me go for the next part, that is 11B, consolidation। Let's start with 11B, consolidation। (11B). Let's read the question. From the following data, determine minority interest on the date of acquisition and on the date of consolidation in each case। ये ICAI मॉड्यूल में भी ऐसा प्रॉब्लम है। So you need to calculate minority interest on the date of acquisition as well as on the date of consolidation। अब केस देख लेते हैं। केस ABCDE दिया हुआ है, सब्सिडरी कंपनीज दी हुई XYZMN, परसेंटेज ऑफ शेयर ओन्ड। अब ये किसने होल्ड किया है, ये होल्डिंग कंपनी के शेयर है, मतलब एक्स कंपनी में 90%, तो कहने से एमआई का शेयर 10%, सेकेंड केस में 75%, तो एमआई का शेयर 25%, थर्ड केस में 70%, तो एमआई का शेयर 30%, फोर्थ केस में 95%, तो एमआई का शेयर 5%, एंड द लास्ट केस में 100% होल्डिंग, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा ही नहीं उसमें। कॉस्ट दे दिया है, मतलब एक्स सब्सिडरी कंपनी में 90% शेयर होल्डिंग अचीव करने के लिए या बाई करने के लिए होल्डिंग कंपनी ने 2 लाख पे किया है। सेम वे विथ वाई कंपनी,
75% ऑफ द शेयर्स ओन करने के लिए 1,75,000 कॉस्ट पे किया है। जेड कंपनी के लिए 70% शेयर्स बाय करने के लिए 98,000 इज द अमाउंट पेड बाय द होल्डिंग कंपनी। एम कंपनी में 95% स्टेक बाय करने के लिए 75,000 पे किया है। एंड एन कंपनी में 100% शेयर बाय करने के लिए 1 लाख रुपीज़ पे किया है। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/19 एंड कंसोलिडेशन डेट 31/12/19। ओके, शेयर कैपिटल दिया हुआ है एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस किसका दिया है? माइनॉरिटी का ही दिया है। तो अपने को सिर्फ एमआई का शेयर निकालना है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एज ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। आई एम नॉट रीडिंग द डेटा विच इज गिवन। तो शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन शेयर कैपिटल एंड पीएनएल दिया। वी नीड टू कैलकुलेट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द माइनॉरिटी शेयर। So this will be calculation of minority interest let me start. This is particulars okay, this is minority क्या लिखेंगे? माइनॉरिटीज परसेंटेज शेयर्स ओन्ड ओके। नेक्स्ट व्हाट विल प्रिपेयर? माइनॉरिटी इंटरेस्ट on date of acquisition and this will be minority interest on date of, I suppose consolidation word use किया, yes, consolidation okay. This is the format. Let's start. We'll write here case A. I will say 100 minus 90. This is 10%. तो अभी कुछ नहीं, शेयर कैपिटल निकालते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। शेयर कैपिटल इन रिजर्व्स 1,50,000 प्लस 75, 225 का 10%, 225 हो गया, उसका 10% 22,500। ये कैसे आया? तो कि 1,50,000 प्लस 75,000, ये मैं वर्किंग करके दे रहा हूँ आपके एक्सप्लेनेशंस के लिए। नेक्स्ट में ऑन द डेट ऑफ कंसोल में 150 प्लस 85, सो 150 प्लस 85 इज 150 प्लस 85, दिस कम्स टू 225, 2,35,000, उसका 10%, सो 23,500। दिस इज हाउ विल सॉल्व। उन्होंने डायरेक्ट किया, विल डू दिस इन अ सिंप्लीफाइड वे। फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट केस नंबर बी, दिस इज 100 माइनस 75, दिस कम्स टू 25%। लेट्स स्टार्ट 25%। कैपिटल कितना दिया है? 140 प्लस 60, दिस कम्स टू 2 lakhs। 2 lakh का 25%, 50,000। एंड नेक्स्ट 1,40,000 प्लस 20, यहाँ पे 1,40,000 प्लस 20,000, सो 160 का 25%, 1,60,000 का 25%, इसका 40,000। सो ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर इन केस बी। ओके, केस सी करेंगे अभी। This is 100 minus 70, this is 30%, 40 plus 20, 60,000 हो गया। ये 60,000 का 30%, दिस इज 18,000। और 40 प्लस 20 यहाँ पे भी सेम, तो 60,000 का 30%, आई सपोज, यस।
दिस कम्स टू 18,000. तो चलो यहाँ पे तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन सेम शेयर है 1818. नेक्स्ट केस नंबर डी. दिस इज 100 minus 95. So can I say only 5% share? Let's start 60 plus 35. 60,000 plus 35,000. तो ये तो 95,000 हो गया. 95,000 का 5%. 4750 आ रहा है ये तो. और 60 plus 55. 1,15,000 into 5%. 5750. Okay, this is the shares 4750 and 5750. Okay, and the last case E. This is 100 minus 0. So this is nil हो जाएगा यहाँ पे. 0 नहीं, सॉरी 100 minus 100 लिखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे तो nil हो गया. तो ये nil और ये भी nil. This is it. We have solved consolidation problem number 11B. So this is it. We have solved consolidation also. So now after this we'll move to the accounting standard parts. Basically accounting standards थोड़े theoretical पूछे. So wherever I will feel I will give you the explanation. Otherwise whatever they have given I will explain you in a very proper with conceptual understanding. That's it. Let's move for the next problem. That is question number 12. Question number 12. Let me clear this. Question number 12. Let's start with question number 12. 12A है और 12B भी है. Okay. So this is RTP November 2020. Question number 12A AS4 पे है ये. Accounting Standard 4. That is Accounting Standard 4 किस पे था? तो क्या events occurring after the balance sheet date. Yes. Now let's start. Question number 12A. A fire on 2nd April 2020 completely destroyed a manufacturing plant of Omega Limited, whose financial year ended on 31st March 2020. एक कंपनी का फायर लगने की वजह से एक पूरा प्लांट जल के राख हो गया ऑन 2nd अप्रैल और उसका ईयर एंडिंग हो गया 31st March 2020. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड बाय देयर अप्रूविंग authority on 15 June 2020. This is the date of approval of accounts. So events occurring after the balance sheet date का मतलब the events which occur after 31st March but before the approval of accounts. Let me clear this very well. Events that occur after the balance sheet date मतलब after the year ending but before the approval of accounts are classified as events occurring after the balance sheet date. It's a request, please listen to my explanation which I am giving. इससे आपका पूरा AS रिवाइज हो सकता है. You just try to concentrate. Events occurring after the balance sheet date का मतलब events that are occurring after the balance sheet date मतलब 31st मार्च के बाद जो आपका year end होता है. So events occurring after the balance sheet date are those events which occur after 31st March, that is the year ending, but before approval of accounts. So the question arises, which events we need to adjust in the financial statements and which events we need a disclosure. मतलब कौन से इवेंट्स को एडजस्ट करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और कौन से इवेंट्स का डिस्क्लोजर देना चाहिए. दैट इज द मेन पॉइंट विद दिस एएस कवर्स, दैट इज AS4. नाउ इवेंट्स, कौन से इवेंट्स एडजस्ट करने चाहिए जिसका एविडेंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था बिफोर द बैलेंस शीट डेट. ना बिफोर द बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च के पहले उसका कोई इंसिडेंट अकर हो रहा था या तो कोई एग्जिस्टेंस था उस इवेंट्स का, तो उस इवेंट्स को एडजस्ट करना चाहिए. और जो टोटली न्यू इवेंट्स है मतलब 31 मार्च के बाद ही अराइज होते हैं, जो टोटली न्यू इवेंट्स है उसका कोई इंसिडेंट्स आगे अकर नहीं हुआ था तो दे जस्ट रिक्वायर अ डिस्क्लोजर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो इस केस में देखते क्या है. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द लॉस ऑफ 10 million वुड बी फुल्ली रिकवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. 10 million का लॉस था और इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा मिलने वाला है ऐसा लग रहा है. हाउ वुड यू डिस्क्लोज इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31st March 2020? नाउ यू पीपल डिसाइड.
ओमेगा कंपनी में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें आग लगी, प्लांट जल के राख हो गया, पूरा खराब हो गया। आग कब लगी? 2 अप्रैल को, बराबर है। 31 मार्च 2020 इज द ईयर एंडिंग एंड डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स इज 15 जून। कैन आई से दिस इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? यस, 31 मार्च के बाद हुआ है। एंड बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स? यस, वो भी डेफिनेशन क्राइटेरिया फुलफिल होता है। बट नाउ यू नीड टू you need to decide whether this is an adjusting event or this is a non-adjusting event. अब मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था, adjusting event मतलब क्या इस आग लगने की कोई भी हिंट थी 31 मार्च के पहले कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया था? द आंसर इज नो, दिस इज प्योरली अ न्यू इवेंट विच हैज टेकन प्लेस ऑन 2 अप्रैल, क्योंकि आग बोल के नहीं आती कि मैं 2 अप्रैल को आग लगूंगी, कि ऐसा इवेंट होगा। तो दिस इज प्योरली अ न्यू इवेंट, दिस इज अ नॉन एडजस्टेबल इवेंट, ओनली डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेट्स रीड व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज गिवन आंसर. I hope the same answer it is given, but let's read the wordings which they have written. The event is a non-adjusting event, as I mentioned, since it occurred after the year end and does not relate to the conditions existing at the year end. There were no conditions existing on 31st March. However, it is necessary to consider the validity of the going concern assumption. Yes, हाँ, आग लगी है 31st March के बाद, so there were no conditions existing on the balance sheet, but you need to check whether due to this fire whether your going concern is going to get affected or not, because कई बार ऐसा होता है कि आग लगने से मेजर प्लांट जो होता है वही खराब हो गया, तो आगे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट था आपका जो खराब हो गया, आपका जल के राख हो गया। So what they are trying to say, however, it is necessary to consider the validity of the going concern assumption having regard to the extent of insurance cover, and you need to consider what is the amount of insurance claim which you are going to get. Suppose आपका going concern affect कर रहा है, but सामने आपके पास उतना इंश्योरेंस कवर है और आपको पैसा मिलने वाला है, तो you need to consider both the factors. Also, since it is said that the loss would be fully recovered by the insurance company, the fact should be disclosed by a way of a note to the financial statement. You just need to disclose it by a way of note that the fire had taken place, it's totally a non-adjusting event and the company will be going to receive the insurance claim fully. So just a disclosure is required in the financial statements. Let's go for the next question, that is AS5 पे है. This is 12A, now this is 12B, this is AS5, this is changes in accounting estimate, changes in accounting policies and prior period items. Let's read this. The accountant of Virush Limited has sought your opinion whether the following transactions will be treated as a change in the accounting policy or not for the year ended 31st March 2020. Please advise him in the following situations in accordance with the provisions of the relevant accounting standard. Okay, let's see what things we can do it here right now. Okay, let's start. So till the previous year the machinery was depreciated on straight line basis over a period of 5 years. From the current year the useful life of the furniture has been, फर्नीचर नहीं हो मशीनरी होगा, वहाँ पे प्रिंटिंग एरर है. So अब तक लास्ट ईयर तक we were depreciating the machinery over a period of 5 years. From the current year the useful life of the machinery has been changed to 3 years. So basically ये चेंज इन पॉलिसी है कि नहीं ये लोग पूछ रहे हैं. आपने इनिशियली एस्टिमेट किया था कि हम लोग स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट करेंगे over a period of 5 years life. Now after depreciating for certain number of years, you feel that the useful life is not 5 years, it is only 3 years. So this is not a change in the policy. This is a wrong estimate which you had done initially. So this will be treated as a change in the accounting estimate. One more important line I would like to discuss with you people. Whenever there is a confusion to treat whether there is a change in the accounting policy or change in the accounting estimate, you need to go with the change in the accounting estimate only, because change in the policy अगर clear cut बोला होगा या तो it is required by the statute or by the any accounting body, or such change will result in a better presentation of financial statements, then only you should decide, then only you should conclude that it is a change in the accounting policy. Whenever there is a confusion between a change in the policy or change in the estimate, then the same should be considered as a change in the accounting estimate. So in the given case we will consider this is a change in the accounting estimate. Let's read. उन्होंने भी वही लिखा है one line में, change in the useful life of machinery from 5 years to 3 years is a change in the estimate and it is not a change in the accounting policy. Second question इसका, introduction of a formal retirement gratuity scheme by an employer
in place of ad hoc ex gratia payments to employees on retirement. मतलब इनिशियली कैसा था कि जैसे रिटायरमेंट लेते एक लमसम अमाउंट देके निकाल जाने देते थे. नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम, मतलब एक ऑफिशियल स्कीम इंट्रोड्यूस की है. तो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेंज इन द पॉलिसी और चेंज इन द एस्टीमेट. इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल retirement gratuity scheme by an employer in place of ex gratia payments to employees on is not a change in the accounting policy. खाली mode of payment या method of payment change किया. So this is not a change in the accounting policy. Let's move for the next AS, that is question number 13, and this will be AS7, that is construction contract या contract costing बोल सकते हो आप लोग. AS13, sorry AS7, that is construction contracts. अभी तक इन्होंने प्रैक्टिकल एएस पूछा ही नहीं. दो अभी इस आरटीपी में दोनों थियरी पूछे 4 और 5. लेट्स सी व्हाट अबाउट AS7 डिस्कस करते हैं. उदय कंस्ट्रक्शंस अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज for the government of Uttar Pradesh. Okay, construction of bridge is a construction activity. The construction commenced during the financial year ending 31st March 2019 and is likely to be completed by the next financial year. Construction commenced हुआ 31st March 2019 और वो complete कभी होने वाला है? By the next financial year. The contract is for a fixed price of 12 crores with an escalation clause. So this is the contract price 12 crores, then it is subject to an escalation clause. You are given the following information for the year ended 31st March 2019. Cost incurred up to 31st March 2019. अब तक कितना खर्चा कर लिया आपने? 4 करोड़ का. फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 6 करोड़. यू हैव एस्टिमेट के फर्दर 6 करोड़ का खर्चा होने वाला है. एस्केलेशन इन द कॉस्ट वाज बाय 5%. आपका कॉस्ट एस्केलेट कितने से हो चुका है? वाज बाय 5% बोला है. तो ऑलरेडी योर कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय 5%. Hence the contract cost and hence the contract price is also increased by 5%. So you have increased your contract price by 5% also. You are required to ascertain the stage of completion, the percentage completion you need to find out, and compute the amount of revenue and profit. Well, how much revenue, contract revenue you will recognize and how much contract profit you will recognize as per AS7. Let's start. This is a practical question. So good that we can solve this. Sorry. So this is particulars. Let me present in my own way, and this will be rupees. Cost incurred up to 31st March 2019. I suppose this is 4 crores का cost उन्होंने कर लिया है. This is in crores लिख देता हूँ ताकि कोई confusion नहीं हो. Plus estimated cost, add estimated future cost. I suppose 6 crores. So total cost कितना हो जाएगा? Total estimated cost of construction. Total estimated cost of construction. Yes, 10 crores हो जाएगा, बराबर है. एंड लेट्स सी द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया था उन्होंने? शायद 12 crores दिया था. यस, और उसमें एस्केलेशन क्लॉज था 12 crores प्लस 5%. सो दिस कम्स टू 12. लेट मी चेक. One second. Contract price is also increased by 5%. Okay, 12.6 बराबर है. 12.6 crores. This is my contract price. Now इसके बाद उन्होंने पूछा है कि what is the stage of completion. The stage of completion वो निकाल सकते हैं हम लोग आराम से. How will calculate? This is cost incurred. ये ऐसा करते थे आप लोग. Upon total estimated cost into 100. This is your formula. Cost incurred 4, total estimated cost 10 into 100. This comes to 40% completion. Yes or no? ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है. नाउ रेवेन्यू प्रॉफिट
ये इतना कर लिया, यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू and contract profit to be recognized. For 31st March 2019 जो पूछा है उन्होंने। Let's start, ये हेडिंग दे दिया, so let's start। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लिख लेता हूँ पहले, मतलब एक एक करके करते हैं। इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है मेरा, पहले लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू द परसेंटेज कंप्लीशन, इनटू परसेंटेज कंप्लीशन। So this comes to contract revenue 12.6 crores into 40% completion है। Let's do that into 40% completion. This comes to 5.04 crores. So 5.04 crores. This is contract revenue. And contract profit. Obviously for the year ended ही है, वो तो लिखा ही है ऊपर। Is equal to मेरा revenue 5.4। एक मिनट, इसको कैसे फॉर्मूला लिख के करते तो मोर बेटर होगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इनकर्ड लिखता हूं मैं, मोर प्रिसाइज। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना 5.04 करोड़ माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना, तो 1.04 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। दिस इज AS7 फ्रॉम माई साइड, वेरी सिंपल सम फ्रॉम AS7। सो 1.04 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज AS9, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 पे AS9 है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। लेट्स स्टार्ट विद AS9, लेट मी क्लियर दिस। क्वेश्चन नंबर 14 होगा। Let's start. So this is question number 14 and this will be on AS9, revenue recognition, very important AS9, that is revenue recognition. Let's start. Fashion Limited is engaged in manufacturing of ready-made garments. They provide you with the following information on 31st March 2019. On 15, first question, on 15 Jan 2019, garments worth 4 lakh were sent to Anand on consignment basis, of which 25% garments unsold were lying with Anand as on 31st March 2019. सबसे पहले तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है, रेवेन्यू इन केस ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन all the risk and rewards have been transferred to the buyer and the seller does not retain any effective control of the transferred goods. I repeat, revenue should be in case of sale of goods, revenue should be recognized when all risk and rewards have been transferred to the buyer and the seller does not retain any effective control of the transferred goods. Now this is a case of consignment. Garment supply हुए थे आनंद को on consignment basis and 25% garments are still unsold and they are lying with Anand as on 31st March 2019. So now what I would like to say, the revenue should not be recognized in case of 25% of the goods because the goods actually belong to the supplier who has supplied the goods, because they are the supplier is the owner of the goods as on the year end. सिर्फ goods उसके पास कंसाइनी के पास पड़े रहने से
he doesn't become the owner and he cannot recognize the revenue because the goods are still yet not sold. So 75% of the goods are sold, तो उसका revenue recognize करना चाहिए, and 25% of the goods, though the physical possession is lying with the consignee, still revenue should not be recognized because they are not yet sold and the ownership is not yet passed. Let's discuss this. As per AS9, revenue recognition in a transaction involving sale of goods, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड रिगार्डेड एज बीइंग अचीव्ड विद द फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल्ड. ये सब मत लिखो. जब मैंने बोला एज पर AS9, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन all the risk and rewards have been transferred to the buyer and the seller does not retain any effective control of the transferred goods. वही लिखा है. The seller of the goods has transferred to the buyer the property in the goods for a price and all significant risk and rewards of the ownership have been transferred to the buyer and the seller retains no effective control of the goods transferred to a degree usually associated with the ownership. जो मैंने बोला वो भी आप लिख सकते हैं. And no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from the sale of goods, and the revenue should be measurable and it should be certain. मतलब the collection should be certain and it should be measurable. Only then you can recognize the revenue, else you cannot recognize the revenue. So revenue should be recognized only when it is measurable and it is certain, and in case of sale of goods all significant risk and rewards have been transferred to the buyer and the seller does not retain any effective control of the transferred goods. Only then revenue should be recognized. Okay, so case number 1 पढ़ लेते हैं. 25% goods lying unsold with the consignee should be treated as closing inventory and the sale should be recognized 3 lakhs, that is 4 lakhs the total goods, उसका 70% revenue recognize करना चाहिए for the year ended 31st March 2019. In case of consignment, sale revenue should not be recognized until the goods are sold to a third party. This is another provision for consignment sales. Unless the goods are not sold, revenue should not be recognized. Now let's read the second question. Same goods पे ही है. Garments worth 1,95,000 was sold to Shine Boutique on 25th March 2019, but at the request of the Shine Boutique, these were delivered on 15th April 2019. So again this is a point relating to sale of goods only. अब Shine Boutique को goods बेचे गए थे on 25th March, but Shine Boutique ने बोला कि अभी आप goods का delivery मत दो, you give us on 15th of April, that is after the year end. So what should be the treatment of the goods sold by the seller? Should the seller recognize the goods sold as revenue in the current financial year, that is 31st March 2019, or in the next financial year? So my answer to this question is, मैंने तो goods बेच दिया शाइन बुटीक को 25 मार्च को. सिर्फ शाइन बुटीक वाला बोले सर आपके पास रखो, हम लोग 15 अप्रैल को ले लेंगे आपके पास से गुड्स. दैट डजंट मीन कि आई शुड पोस्टपोन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन. शाइन बुटीक ने सिर्फ बोला कि डिलीवरी बाद में दो. क्या मैं उसको बोलूंगा पैसा बाद में दे? द आंसर इज नो. ही हैज टू remit me the money immediately and I should recognize the goods sold as revenue in the current financial year only, that is 31st March 2019. There is a provision in AS9, delivery of goods delayed at buyer's request. The delivery of goods is delayed at buyer's request. Buyer के request पे delivery delay किया है. So that doesn't mean कि goods मेरे पास है तो मुझे stock बताना है वगैरह वगैरह. The ownership has been transferred. Only the seller has the physical possession of the goods, and that too at the request of the buyer. So in this case the seller has to recognize the revenue for the year ended 31st March 2019 itself because the goods were sold on 25th of March. तो same provision लिखेंगे sale of goods वाला, and delivery of goods delayed at the buyer's request वाला point में क्या लिखेंगे आप लोग कि when the delivery of goods is delayed at the buyer's request, the revenue should be recognized immediately by the seller. It is just the physical possession which is left with the seller. बस उतना लिखोगे बस हो गया. The sale is complete but the delivery has been postponed at the buyer's request. Fashion Limited should recognize the entire sale of 1,95,000 for the year ended 31st March 2019. That's it. Sorry. So this was question number 14A. 14 का A part था. I have not written this. 14A था. Now 14B, that is amalgamation of companies. 14th B, amalgamation of companies. Sorry, 14th B, amalgamation of companies. Let's start with amalgamation of companies. Amalgamation of companies.
अभी इस पे भी एएस पूछ लिया, तो लेट्स सी नाउ। नॉर्मली क्या होता है, इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही पूछते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ कि एएस पूछा है, it would be more easy and it would be practical also, so you would be able to score 4 marks. Let's start amalgamation of companies. Okay, let me read this. SOM Limited agreed to take over Dove Limited. So SOM is the new company and Dove is the old company. SOM is the new company and Dove is the old company on 1st April 2020. The terms and conditions of takeover were as follows. SOM Limited issued 56,000 equity shares of 100 each at a premium of 10 per share. SOM ने 56,000 shares दिए of 100 at a premium of 10 per share to the equity shareholders of Dove Limited. I would like to repeat one more time. PC is paid to the shareholders of the old company. PC किसको पे किया जाता है? To the shareholders of the old company. So SOM Limited ने 56,000 shares दिए of 100 each at a premium of 10%. मतलब इक्विटी से प्रीमियम पे इशू किया, तो इक्विटी को इक्विटी दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि नेट पेमेंट मेथड है। कैश पेमेंट ऑफ 1 लाख वाज मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ डव लिमिटेड, अगेन कैश भी पे किया जा रहा है। एंड 20,000 फुल्ली पेड प्रेफरेंसेस ऑफ 70 ईच इशूड एट पार। 70 इज द फेस वैल्यू एंड दे आर इशूड एट पार टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस होल्डर्स ऑफ डव लिमिटेड। वेरी सिंपल, क्लियर इंडिकेशन के ये नेट पेमेंट मेथड है। एग्जैक्ट मोड ऑफ पेमेंट दिया, इक्विटी को इक्विटी दिया गया, कैश भी दिया गया, एंड मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दिए गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश भी पेमेंट किया और प्रेफरेंस होल्डर्स को प्रेफरेंस पे किया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 14. Okay, let's start. This is very simple. Calculation of PC, and I will say this is net payment method because exact mode of payment is given in the problem. Let's start. I will write in this way. Equity को equity मतलब equity dash equity. How many shares are issued? 56,000 equity shares of 100 each at the rate 110. 56,000 equity shares of 100 at the rate 110. Let's calculate 56,000 into 110. 61,60,000. देन इक्विटी को क्या दिया गया है? कैश भी दिया गया है। आई विल राइट योर कैश। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश पेड? 1 लाख रुपीज स्ट्रेट दे दिया 1 लाख। वेरी सिंपल, 5 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। आ गया तो अब वी आर वेरी लकी यू पीपल। नेक्स्ट, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दिया गया है। So I will write here preference dash preference. How many shares you have allotted? That is 20,000 shares of, it is 20,000 preference shares of 70. So 20,000 into 70 तो कुछ नहीं, सिंपल होता है 14 lakhs, और ये हो गया अमालगमेशन। So this is 61 and 14 75, 76,60,000 टोटल होना चाहिए पीसी का। 76,60,000 is the amount of PC. That's it. We have completed AS 14 amalgamation of companies also. Now let's move for the next AS, that is AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15. सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ RTP नवंबर 2020. Let's start question number 15A. This is 15A. AS 17 है ये, सेगमेंट रिपोर्टिंग। अगेन सेगमेंट रिपोर्टिंग का थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा। A company has an inter segment transfer pricing policy. इंटर सेगमेंट मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट का कुछ प्राइसिंग पॉलिसीज डिसाइड किया हुआ है। ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 15
5%, सॉरी 15% नहीं, मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में गुड्स ट्रांसफर करते तो जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उससे 5% लेस में ट्रांसफर करते हैं। द मार्केट प्राइसेज आर जनरली 20% अबाउ कॉस्ट। मार्केट में बेचते हो तो जो कॉस्ट है उसके ऊपर 20% ऐड करके बेचते हैं, और जब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को ट्रांसफर करते हो तो एट कॉस्ट लेस 5%। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स एट रिड्यूस्ड प्राइसेस इज करेक्ट और नॉट इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ AS 17। देखो ये लोग पूछ रहे हैं कि जो भी इंटर सेगमेंट को ट्रांसफर किया जाता है दैट इज कॉस्ट प्राइस के नीचे 5% रिड्यूस करके बेचते हैं, सो वेदर दे आर फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ AS 17 और नॉट, बिकॉज द जनरल प्रैक्टिस इज cost price plus 20%, that is the market price which they are selling. So I feel it is totally perfect, but a disclosure is required for the same. Let's read that. Read आपके RTP के solution में देखो, I am reading that only. AS 17 segment reporting requires that inter-segment transfer should be measured on the basis that the enterprise actually used to price these transfers. मतलब जो भी basis पे आप ट्रांसफर करो उस बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। द बेसिस ऑफ प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स एंड एनी चेंज देयरिन शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी आपका रेगुलर बेसिस ऑफ ट्रांसफर है और आप इंटर सेगमेंट ट्रांसफर करते हो उसका जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब यू आर ट्रांसफरिंग द गुड्स एट कॉस्ट लेस 5% टू द सेगमेंट्स एंड यू आर ट्रांसफरिंग द गुड्स टू द आउटसाइडर्स एट जनरली 20% अबाउ कॉस्ट, तो यू शुड डिस्क्लोज बोथ द फैक्ट्स। Hence the enterprise can have its own policy for pricing inter-segment transfers, and hence inter-segment transfers may be based on cost, below cost or market price. It may be either at cost, below cost or at above cost, that is the market price, but whatever you follow you should disclose it, as I mentioned before I started the solution. However, whichever policy is followed, the same should be disclosed and applied consistently, because consistency is the basic fundamental accounting assumption है। Therefore, in the given case, inter-segment transfer pricing policy adopted by the company is correct if followed consistently. So very important question, you can follow it, but there should be consistency whatever policy you adopt. Now let's move for question number 15B, और ये है रिलेटेड पार्टी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट AS एंड अगेन थियोरेटिकली होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 15B, दिस इज AS 18, दिस इज रिलेटेड पार्टी। This is related party. Let's start. On the basis of provisions of AS 18 related party disclosures, identify the related parties in the following case. We just need to identify who are the related parties. X Limited holds 60% shares of Y Limited. X Y में 60% होल्ड कर रहा है, वेरी गुड। Y Limited holds 55% shares of W Limited. XY में 60%, YW में 55%. Let me draw a diagram. X holds in Y 60%. Y holds in W 55%. Okay, and Z holds in W. Z holds in W 35%. ओके, ये कुछ ऐसा ट्राइग्राम बनाया मैंने। X Y में होल्ड करता है 60%, Y W में होल्ड करता है 55%, तो कहने से X और W रिलेटेड हो गए, और Z W में होल्ड कर रहा है 35%। लेट्स सी, बस इतना ही क्वेश्चन है। नाउ हु आर द रिलेटेड पार्टीज? मैं बोलूँगा X Y से रिलेटेड है, Y Z से Y W से रिलेटेड है। तो कहने से X Y एंड W आर रिलेटेड बिकॉज X होल्ड्स 60%, मतलब उसके पास more than 51%। देखो इसमें दो चीज है AS 18। Let me discuss one more point. There are two concepts in related party. One is control and one is significant influence. If any company holds more than 50% of the voting power, then he can control the other company. And suppose the holding is between 20 to 50%, then the company can exercise significant influence. तो कहना चाहिए यहाँ पे X Y में 60% होल्ड कर रहा है, तो कहना है X controls Y. Y holds W में 55%, तो कहना चाहिए Y also controls W. So indirectly X and Y and W are related with each other, whereas Z and W are not related. Let's see, X, Y and W Limited are related to each other. Z and W are related to each other by virtue of associate relationship. Direct relationship नहीं है, associate relationship. Okay.
हाउएवर नाइदर एक्स लिमिटेड नॉर वाई लिमिटेड इज रिलेटेड टू जेड, बट एक्स वाई जेड से रिलेटेड नहीं है. सो एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई डब्ल्यू से रिलेटेड, तो एक्स वाई डब्ल्यू रिलेटेड है, जेड और डब्ल्यू को एसोसिएट के रिलेशनशिप से रिलेटेड है. ओके, बट ये और ये जेड मतलब एक्स वाई और जेड कनेक्टेड नहीं है, सो दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज. हाउएवर नाइदर एक्स लिमिटेड नॉर वाई लिमिटेड इज रिलेटेड टू जेड लिमिटेड एंड वाइस वर्सा, सिंस नाइदर कंट्रोल नॉर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट बिटवीन देम एज आई मेंशन्ड. सो नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन, that is part 2. Himalaya Limited sold goods for 40 lakhs to Aravali Limited during the financial year ended on 31st March 2019. Himalaya ने Aravali को goods भेजा 40 lakhs का. The managing director of Himalaya Limited owns 80% shares of Aravali Limited. अब Himalaya का MD 80% shares hold कर रहा है Aravali, मतलब he has a significant influence as well as he can exercise the control also. The sales were made to Aravali Limited, normal selling price followed by Himalaya Limited. लेकिन ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमने तो नॉर्मल जो कस्टमर्स को बेचते हैं वही प्राइस पे हमने अरावली को गुड्स बेचा है. द चीफ अकाउंटेंट ऑफ हिमालय लिमिटेड कंटेन्स दैट दीस सेल्स नीड नॉट रिक्वायर a different treatment from the other sales made by the company and hence no disclosure is necessary as per AS 18. Sorry, even though the sales are made at normal selling price, there should be a disclosure requirement because 80% voting power hold करता है, मतलब control plus significant influence दोनों exercise कर रहा है. Let's read the solution which they have given. Himalaya Limited and Aravali Limited are related parties since the key management personnel of Himalaya Limited, that is the managing director, holds 80% of the shares in Aravali Limited, and hence disclosure of the transaction between them is required irrespective whether the transactions was done at normal selling price. Hence the contention of the chief accountant of Himalaya Limited that the sales require no disclosure under related party transactions is totally wrong. Now superb. Now let's move to question number 16, that is AS 19, very important AS, lease accounting. 16 में दो पार्ट्स है कि एक पार्ट ये 16A and then there is 16B. So AS 19, this is lease accounting. Okay, let's do this. सबसे पहले तो lease accounting में there are two parties to lease accounting. One is the lessor, one is the lessee. Lessor is the person who is the owner of the asset. So lessor will decide the lease rent. Lessor will decide the implicit rate of interest. Okay, yes, and lessee is the person who takes the asset on lease. So he will decide whether he wants to take it for operating lease or a finance lease. Okay, next important point, what is operating lease? Operating lease is that lease which does not cover the major economic life of the asset. Operating lease is that lease which does not cover the major economic life of the asset. And what is finance lease? Finance lease is that lease which covers the major economic part of the asset. And the second important part, the present value of future payments, to be made by lessee to lessor. जो लेसी लेसर को फ्यूचर पेमेंट्स करने वाला है, फ्यूचर पेमेंट्स क्या करने वाला है, द लीज रेंट, उसका प्रेजेंट वैल्यू, द पीवी फैक्टर वी नीड टू अप्लाई. सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स दैट विल बी मेड बाय लेसी टू लेसर, इंक्लूडिंग गारंटेड पेमेंट बट एक्सक्लूडिंग अनगारंटेड पेमेंट, शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू 80% ऑफ द फेयर वैल्यू दैट इज कॉस्ट ऑफ असेट. Including guaranteed payment, excluding unguaranteed payment should be at least equal to 80% of the fair value, that is the cost of the asset. मतलब जो भी लेसी लेसर को पेमेंट करने वाला है, जो कॉस्ट ऑफ असेट है उसका एटलीस्ट 80% अगर पे करता है तो वो क्लासीफाई कर सकता है फाइनेंस लीज, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग लीज में चला जाएगा. नाउ व्हाट इज गारंटेड पेमेंट एंड व्हाट इज अनगारंटेड पेमेंट? मैं लेसर हूँ, आप लोग लेसी बन जाओ. मैंने मेरा असेट आपको लीज पे दिया है, 5 ईयर्स उसकी लाइफ है, समझो आप लोग उसको 3 ईयर्स के लिए लीज पे ले रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर कर रहा है, तो आप उसको फाइनेंस लीज क्लासीफाई कर सकते हो. लेकिन सेकंड कंडीशन भी चेक करनी जरूरी है कि आप जो मुझे लीज रेंट पे कर रहे हो वो क्या मेरे कॉस्ट ऑफ द असेट का 80% आप मुझे पेमेंट्स कर रहे हो, तो आप उसको फाइनेंस लीज में क्लासीफाई कर सकते हो. बट माई पॉइंट इज हियर टू डिस्कस द गारंटेड पेमेंट. जब आप मेजर इकोनॉमिक लाइफ यूज कर रहे हो तो मैं आपसे, जब मैं लीज पे दूंगा ना सेट, तो मैं आपसे एक गारंटेड पेमेंट का ऑप्शन रखूंगा. ऑप्शन मतलब एक पॉइंट रखूंगा कि जब आप असेट मुझे रिटर्न दोगे ना, तो आप मुझे गारंटेड पेमेंट मतलब आप लीज रेंट के साथ साथ आप मुझे एक एक्स अमाउंट दोगे,
क्योंकि ये असेट मेरे पास आने के बाद उसकी यूटिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, तो भंगार वाला मुझे स्क्रैप में कुछ नहीं देगा, तो हु विल पे मी द स्क्रैप वैल्यू? सो व्हाट इज गारंटेड पेमेंट? आई एम डिमांडिंग सम स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम यू पीपल ओनली. So at the end of the life, you will pay the lease rent plus you will pay me the guaranteed payment. That is nothing but one type of salvage which is guaranteed by the lessee to the lessor. So that is a guaranteed payment. अच्छा, ये असेट मेरे पास आ गया, फिर समझो भंगार वाला को आया स्क्रैप और मैंने स्क्रैप में बेचा, तो समझो आपने मुझे गारंटेड पेमेंट कितना दिया था? 10,000. बट मैंने असेट कितने में बेचा भंगार वाले को? समझो कोई भंगार वाला है, मैंने उसको बेच दिया, उससे मुझे कितना मिला? 12,000. तो व्हाट इज द अनगारंटेड पेमेंट? 2,000. सैल्वेज माइनस गारंटेड, 12 minus 10, that is the unguaranteed payment which I was not expecting but I certainly got it. So that is known as unguaranteed payment. That's it. इतना ही डिस्कस करना था AS19 के बारे में. Let's start with question number 16. Point number A. Classify the following into either operating or finance lease. If the present value of minimum lease payments, that is the lease payments का present value, is equal to X, and the fair value of the asset is Y. इन्होंने एक assumption लिया कि let the PV of the lease payments be X and the fair value, that is the cost of the asset, be Y, and X equal to Y. मतलब जितना रेंट आप मुझे दे रहे हो उतना ही is equal to the cost of asset. तो मतलब तो यू आर पेइंग एटलीस्ट 80%, नहीं उससे ज्यादा पे कर रहे हो, तो यू विल क्लासिफाई दिस एज अ फाइनेंस लीज बिकॉज यू आर पेइंग ऑलमोस्ट द अमाउंट दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ असेट, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज. बिकॉज फाइनेंस लीज क्लासिफाई करने के लिए रूल क्या है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स टू बी मेड बाय लेसी टू लेसर शुड बी at least equal to 80% of the cost of asset. पर यहाँ तो बोल रहे lease rent is equal to the cost, so it will be classified as finance lease. Let's read that. The lease is a finance lease if X equal to Y or if X is substantially equal to Y, that is less than equal to 80%. Second point, economic life of the asset is 7 years, lease term is 6.5 years, but the asset is not acquired at the end of the lease term. तो क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि लेसी को असेट खरीदना ही खरीदना. अगेन दिस विल बी अ फाइनेंस लीज. द लीज विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज सिंस द सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट इज कवर्ड बाय द लीज टर्म. एंड द थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट इज 6 years, लीज टर्म इज 2 years, बट द असेट इज ऑफ अ स्पेशल नेचर एंड हैज बीन प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी. 6 साल की लाइफ है, लेकिन लीज के लिए लेसी ने लिया सिर्फ 2 years के लिए, बट ये जो असेट बनाया गया है सब स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेसी के हिसाब से बनवाया गया है. सो इन दिस केस आप क्या क्लासीफाई करोगे? सिंस द असेट इज प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी, इट इज अ फाइनेंस लीज. देखो असेट बनाया जब मैंने तो उसकी लाइफ 6 years थी, बट आपने 2 साल के लिए लीज पे लिया, लेकिन ये आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया. सो अगेन यू हैव कवर्ड योर टोटल लाइफ, वॉट एवर यूर प्लान कि मुझे इतना साल यूज करना है, तो आपने लीज पे लिया उतना साल, और वो फिर उसका मुझे कोई यूटिलिटी होगा नहीं, तो इट विल बी क्लासिफाइड स्टिल एज अ फाइनेंस लीज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 16 क्वेश्चन का AS19 का पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट. सिंस इट वाज कंस्ट्रक्टेड और प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ यूज ऑफ लेसी, हेंस इट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज इवन दो इट इज नॉट कवरिंग द मेजर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सी. लेकिन ये आपके लिए बनाया गया था, इसके लिए इसको फाइनेंस लीज. आपने यूज किया, खत्म हो गया, फिर मुझे तो स्क्रैप ही मिलने वाला है. आई विल नॉट बी एबल टू यूज बिकॉज इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड और इट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर योर स्पेसिफिकेशन, हेंस इट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज. नाउ लेट्स गो टू 16 क्वेश्चन नंबर 16 बी पार्ट. I suppose this is sale and leaseback transaction. So let's read this. पहले रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोविजंस बता दूंगा. Viral Limited sold machinery having WDV of 40 lakhs to Saral Limited for 50 lakhs. Viral Limited ने 40 lakhs का मशीन 50 lakhs में बेच दिया, and the same was leased back by Saral Limited to Viral Limited. Leased back by Saral Limited to Viral Limited मतलब वही एसेट वापस लीज पे ले लिया, सरल ने वापस लीज पे दे दिया और वायरल ने वापस लीज पे ले लिया. दिस इज सेल एंड लीज बैक. द लीज बैक इज इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज. यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट गिवन इन द फॉलोइंग केसेस. फेयर वैल्यू 45 लाख एंड सेल प्राइस 38 lakhs. फेयर वैल्यू 40 lakhs एंड सेल प्राइस 50 lakhs. फेयर वैल्यू 46 lakhs एंड सेल प्राइस 50 lakhs. लेट्स स्टार्ट. पहले तो इसका प्रोविजन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. सो इफ इट इज अ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन and if it is a case of operating lease, there are 3 conditions which you need to remember. If sale price is equal to fair value, recognize the profit or loss immediately. If sale price is less than fair value, तो क्या करने का? Profit should be recognized immediately. The loss also should be recognized immediately, except that
If the loss is compensated by future lease payments at below market price, it should be deferred and amortized in the proportion to the lease payments over the period for which asset is expected to be used. आराम से सेल प्राइस, फर्स्ट केस क्या था, सेल प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो. सेल प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू, तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लो इमीडिएटली, लॉस भी रिकॉग्नाइज कर लो इमीडिएटली. बट अगर आपका लॉस फ्यूचर लीज पेमेंट से कॉम्पेंसेट होने वाला है, देन यू डिफर, then it should be deferred, then the loss should be deferred and amortized in the proportion of lease payments which you are going to receive. बराबर है, लॉस भी इमीडिएट रिकॉग्नाइज करो, बट आपका लॉस अगर लीज पेमेंट से कॉम्पेंसेट होने वाला है तो लॉस को डिफर करो ओवर द पीरियड ऑफ लीज पेमेंट्स. थर्ड कंडीशन, सेल प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, द excess over fair value should be deferred and amortized over the period for which asset is expected to be used. If the sale price is greater than fair value, anything over and above fair value should be deferred over the lease period. अब शुरू करते हैं एक एक केस. फर्स्ट केस क्या है, फेयर वैल्यू 45 लाख, सेल प्राइस 38 लाख. कैन आई से सेल प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, सेल प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, so what should we do? Immediately recognize the loss. When the fair value of the leased machinery is 45 lakh and sales price is 38 lakh, then the loss of 2 lakhs, that is सेल प्राइस माइनस WDV. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल प्राइस माइनस WDV. आपकी WDV थी 40 lakhs और आपका सेल प्राइस था 38 lakhs. 2 lakhs का लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करने. ऑब्वियसली सेल प्राइस और WDV मेजर होता है. व्हेन सेल प्राइस इज लेस देन WDV, व्हेन सेल प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, कंपेयर सेल प्राइस एंड WDV. 2 lakh का लॉस, 2 lakhs to be immediately recognized by Viral Limited in the books provided loss is not compensated by future lease payments. Second case, fair value 40 lakh, sale price 50 lakhs. Okay, so sale price is greater than the fair value. Okay, so let's see this. When the fair value is 40 lakh and the sale price is 50 lakhs, then profit of 10 lakhs is to be deferred and amortized over the lease period. कैसे? एकदम सिंपल. Fair value 40 lakhs, WDV 40 lakhs. एंड सेल प्राइस 50 lakhs, तो 10 lakhs का सीधा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लो. ओके, थर्ड केस, फेयर वैल्यू 46 लाख एंड सेल प्राइस 50 lakhs. देखो फेयर वैल्यू 46, सेल प्राइस 50, तो सेल प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू एंड WDV आपकी 40 है, ध्यान रखना. तो कैसे, व्हेन द फेयर वैल्यू इज 46 lakhs, सेल प्राइस इज 50 lakhs, प्रॉफिट ऑफ 6 lakhs, दैट इज 46 माइनस 40. 46 क्या आपका फेयर वैल्यू, 40 की आपका WDV, to be immediately recognized in the books, and balance profit of 4 lakh, excess of fair value था ना प्रोविजन. 46 fair value, 40 WDV, तो 6 lakh का प्रॉफिट एंड एनीथिंग ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू, दैट इज 4 lakhs, is to be amortized or deferred over the lease period. So this is it. This is AS 19. We'll continue with the next problem after a 10 minutes break. Thank you.